इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं गैसेस एक्सचेंज की। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि गैसेस एक्सचेंज होता कहाँ कहाँ है। तो दो मेन साइट हैं जहां पे गैसेस एक्सचेंज होना होगा। सबसे पहला लंग्स की जो एल्वेलाई है उसके और ब्लड के बीच में, जो सबसे पहला गैसेस एक्सचेंज साइट है, और दूसरा ब्लड और टिश्यूज के बीच में, ये दूसरी हमारी गैसेस एक्सचेंज साइट होती है। तो ये किस तरीके से होगी और इसको करवाने में, गैसेस एक्सचेंज को करवाने में कौन फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनकी हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि गैसेस एक्सचेंज दो जगह पे हो सकता है। सबसे पहली जगह है जो लंग्स होते हैं, उन लंग्स की जो एल्वेली है, जहां पे हम लोग लगातार वेंटिलेशन कर रहे हैं, उसके और ब्लड के बीच में पहला एक्सचेंज होना है। और दूसरा एक्सचेंज ब्लड और टिश्यूज के बीच में होना है। इन दोनों में क्या किया जाएगा, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। लंग्स या एल्वेलाई से ऑक्सीजन रिच एयर को ब्लड के अंदर डिफ्यूज किया जाएगा और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वेलाई में जो है डिफ्यूज कर दिया जाएगा, ताकि एल्वेलाई से हम लोग क्या कर सके, उन्हें बाहर एक्सेल कर सके। सिमिलरली ब्लड और टिश्यू के बीच में क्या होगा, जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया था वो ब्लड टिश्यू के पास में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगा और टिश्यूज से वापस ब्लड के कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आता है या कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज कर दी जाती है। तो बहरहाल ये दोनों जो गैसेस हैं, इनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है उसको लेके मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आप ये जानिएगा कि गैसेस एक्सचेंज को करवाने में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चार चीजें हैं जो आपको डिटेल में पढ़नी है। सबसे पहली चीज है बेटा कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर या प्रेशर ग्रेडियंट कैसा है। किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर या प्रेशर ग्रेडियंट कैसा है। दूसरा बेटा उस गैस की सॉल्युबिलिटी कैसी है, सॉल्युबिलिटी कैसी है। तीसरा वहां पे जिस मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है उस मेम्ब्रेन की थिकनेस क्या है, उस मेम्ब्रेन की थिकनेस क्या है। और चौथा बेटा सरफेस एरिया फॉर द गैसेस एक्सचेंज वो कितना बड़ा है। ठीक है, तो ये चार फैक्टर हैं। सरफेस एरिया, जिससे ब्लड के अंदर उस ऑक्सीजन को एक्सचेंज करवाया जाएगा, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एफिशिएंटली एक्सचेंज हमारा हो पाता है। तो ये चार फैक्टर्स हैं, हमें एक एक करके डिटेल में यहां पे बात करनी होगी। सबसे पहले मैं आपके सामने बेटा बात करूंगा प्रेशर ग्रेडियंट की। तो इस बात को समझिएगा, प्रेशर ग्रेडियंट वाला क्या चक्कर है। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में या पार्शियल प्रेशर के बारे में, या पार्शियल प्रेशर। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, जो पार्शियल प्रेशर होता है, अगर ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे तो उसे हम लोग PO2 कहते हैं, और अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे तो उसे PCO2 कहा जाता है, उसे PCO2 कहा जाता है। अब ध्यान से यह समझिएगा कि हमेशा जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है उसमें हायर प्रेशर से या हायर प्रेशर ग्रेडियंट से लोअर प्रेशर ग्रेडियंट की तरफ गैस डिफ्यूज करती है। डिफ्यूजन की डेफिनेशन आप जानते होंगे, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल या गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो सिमिलरली यहां से हायर प्रेशर ग्रेडियंट से लोअर प्रेशर ग्रेडियंट की तरफ जो मूवमेंट होगा वो डिफ्यूजन के थ्रू होगा। अब यहां पे प्रेशर कहां कहां पे क्या होने वाला है, तो एक टेबल है फिर एक डायग्राम है, उन दोनों को ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक टेबल को ड्रॉ कर रहा हूं। तो सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर PO2 या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, तो ये होता है बेटा 159 mmHg
और सिमिलरली PCO2 का जो प्रेशर होता है वो होता है 0.3 mmHg। अगर हम लोग बात करें किसी लंग एल्विलाई की, तो एल्विली के अंदर जो पार्शियल प्रेशर हो जाता है ऑक्सीजन का वो होता है 104 mmHg और PCO2 होता है बेटा यहाँ पे 40 mmHg। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है 95 mmHg और PCO2 होता है बेटा 40 mmHg। सिमिलरली अगर बात करें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो PO2 का लेवल होता है बेटा वो होता है 40 mmHg और PCO2 हमारा होगा 45 mmHg। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर है वही सेम आपका टिश्यू के अंदर भी रहने वाला है। मतलब जो मैंने यहाँ पे ये लिखा है यही सेम प्रेशर टिश्यू के अंदर भी होता है, टिश्यू के अंदर भी होगा पार्शियल प्रेशर। अब इस बात को तो आपने समझ लिया। अब अगली बात यह है कि जो मैं डायग्राम की बात कर रहा था वो डायग्राम क्या है, तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। देखिए यहां पे ये है लंग की एल्विली और बेटा यहां है एटमॉस्फेयर। मैंने आपको बताया एटमॉस्फेयर के अंदर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3 mmHg होता है और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 159 mmHg होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं लंग्स में जो एल्विली है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 104 mmHg होता है, लेकिन जो PCO2 है उसका लेवल यहाँ पे 40 mmHg होने वाला है। तो मैंने बोला हमेशा प्रेशर ग्रेडियंट में हायर से लोअर की तरफ डिफ्यूजन होगा। तो आप अगर देख पा रहे हो तो PO2 का लेवल यहाँ पे एटमॉस्फेयर में ज्यादा है और एल्विली के अंदर कम है, तो जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज होगा अंदर की तरफ। सिमिलरली अगर आप देख पा रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर के अंदर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, और या पार्शियल प्रेशर अगर आप एल्विली में देखते हैं तो वो कैसा है। तो ऑक्सीजन अगर इस डायरेक्शन में डिफ्यूज हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड हायर टू लोअर की तरफ मूव कर जाएगी। अब यहां पे ये तो बात हो गई एटमॉस्फेयर और एल्विली के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट की। दूसरी बात यहां पे मैं करने वाला हूं कि सपोज करो ये आपका हार्ट है। अब ये जो हार्ट है ये इसके अंदर हो गया राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इस हार्ट से ये जा रही है पल्मोनरी आर्टरी जो बेसिकली लेके आती है क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। क्या लेके आ रही है ये लेके आ रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसके अंदर जो ब्लड जा रहा है वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मैंने आपको पार्शियल प्रेशर बताया था। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हुआ था यहाँ पे 40 और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 45। अब आप ध्यान से देखिएगा, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना है 104, यहाँ पे कितना है 40। तो यहाँ पे 104, यहाँ पे 40, ये क्या करेगा, हायर टू लोअर ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगा। और अगर आप PCO2 देखते हैं तो यहाँ पे है 45, यहाँ पे है 40, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये किसके किसके बीच में हुआ, ये पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। पल्मोनरी आर्टरी जो आगे चल के बेटा फर्दर कैपिलरीज में डिवाइड हुई होगी, उसके और एल्विलाई के बीच में ये एक्सचेंज हुआ है।
तो ये पल्मोनरी आर्टरी जा रही है, पल्मोनरी आर्टरी जाके आगे फाइन कैपिलरीज बनाएगी और उन कैपिलरीज और आपकी एल्वेलाई के बीच में इस तरीके का एक्सचेंज होगा। अब यहां से जो ब्लड आ रहा है ये कैसा हो गया होगा, अब ये हो गया होगा ऑक्सीजनेटेड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे पहुंच गया, यहां से यहां पहुंचा और यहां से सिस्टमिक आर्टरी के थ्रू या एओर्टा के थ्रू इसे पंप कर दिया गया, कहां पे, बॉडी के पास में या बॉडी टिश्यूज के पास में, ठीक है। और यहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ध्यान इस बात का रखना है, यहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का वो होगा 95 mmHg और जो पार्शियल प्रेशर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का वो होता है हमारा बेटा 40 mmHg। सिमिलरली जो हमारे टिश्यूज हैं उन टिश्यूज में लगातार रेस्पिरेशन हो रहा है। तो रेस्पिरेशन में आप जानते हो ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाता है, ऑक्सीजन कंज्यूम किया जाएगा, ऑक्सीजन को कंज्यूम किया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे क्या करी जाएगी बेटा, प्रोड्यूस की जाएगी। तो हमें बेसिकली क्या करना है, इस टिश्यू के अंदर जो प्रेशर ग्रेडियंट है उसकी बात करनी है। तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का यहां पे होता है बेटा 40 mmHg और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का यहां पे हो जाएगा 45 mmHg, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। तो यहां से क्या होगा बेटा, पार्शियल प्रेशर अगर आप ऑक्सीजन का देखें और यहां पे देखें तो यहां पे हायर है, तो हायर से लोअर की तरफ ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाएगा। और अगर आप यहां पे पार्शियल प्रेशर देखें कार्बन डाइऑक्साइड का और यहां पे देखें तो यहां पे लोअर है, यहां पे हायर है, कार्बन डाइऑक्साइड अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्यूज हो जाएगी और यहां से जो ब्लड जाएगा वेना कावा के थ्रू वो हमारा कैसा जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड जाएगा, जिसके अंदर पार्शियल प्रेशर कैसा रहने वाला है, सेम ये वाला रहने वाला है बेटा, सेम ये रहने वाला है। और आप अगर देख पाए तो यही सेम पार्शियल प्रेशर बेटा यहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहां तो सबसे पहले मैंने बात कर ली किसकी, आपके पार्शियल प्रेशर की। तो अब एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं। गैसेस एक्सचेंज दो जगह पे हो रहा है, पहला एल्वेलाई और ब्लड के बीच में, दूसरा ब्लड और टिश्यू के बीच में। और एल्वेलाई प्राइमरी साइट है जहां पे गैसेस एक्सचेंज होनी होती है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। अगली बात आप ध्यान से सुनिएगा, गैसियस एक्सचेंज 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे पहला प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसा है, दूसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कैसी है, तीसरा मेम्ब्रेन की थिकनेस कैसी है, चौथा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया कैसा है। ये 4 चीजें हैं जिनके ऊपर फैक्टर या गैसेस एक्सचेंज डिपेंड करता है, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा प्रेशर ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की। तो हमने बताया कि किसी भी गैस के अंदर या गैस मिक्सचर के अंदर किसी पर्टिकुलर गैस का जो इंडिविजुअल प्रेशर होता है उसी को पार्शियल प्रेशर कहा जाता है। और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का PO2 कहलाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का PCO2 कहते हैं। और ये पार्शियल प्रेशर के लिए जो टेबल है जो मैंने आपको बताई वो सामने आपको दिख रही होगी। डायग्राम जो मैंने आपको समझाया सेम वही डायग्राम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है जो आपकी NCERT में भी गिवन है। तो मुझे यहाँ पे दोबारा उसको री एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और अब आगे की बात कर लेते हैं। यहां पे उसी बात को एक्सप्लेन किया गया है कि एल्वेलाई के अंदर PO2 ज्यादा है, 104 mmHg है, कैपिलरीज में आपका कम है, तो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन एल्वेलाई से कैपिलरी की तरफ हो जाएगा। और PCO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 mmHg है, एल्वेलाई में 40 है, तो जो कैपिलरीज हैं वहां से डिफ्यूजन एल्वेलाई की तरफ हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपोजिट डायरेक्शन में ऑक्सीजन और CO2 डिफ्यूज हो जाते हैं। ये तो रही बात सबसे पहली। अब अगला जो फैक्टर है हमारा वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। अब जो ऑक्सीजन है वो बेटा बहुत कम सॉल्युबल है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन के मुकाबले 20 to 25 टाइम्स ज्यादा होती है। मतलब इसको आप ऐसे देखिएगा, यहाँ पे गैसेस स्टेट में आप देख पा रहे हैं ऑक्सीजन को और आप देख पा रहे हो लिक्विड स्टेट में या एक्वस मीडियम में। तो वाटर के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, 0.1, 0.15 या 0.15। और यहां पे अगर देख पाए आप कार्बन डाइऑक्साइड की एयर के अंदर और वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी इसके मुकाबले बहुत ज्यादा है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के मुकाबले ज्यादा सॉल्युबिलिटी रखती है। और आप अगर कंपैरिजन कर पाए तो यहाँ पे 3 मिलीमोल पर लीटर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो सकती है, डिसॉल्व हो सकती है। यहाँ पे 0.15 मिलीमोल ये इसमें डिसॉल्व हो जाएगी। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की 20 to 25 टाइम हायर होती है
ऑक्सीजन के मुकाबले, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू ज्यादा इजीली डिफ्यूज कर सकती है, और किसके मुकाबले? ऑक्सीजन के मुकाबले। और अगली बात यहां पे की गई है किसकी? मेम्ब्रेन की थिकनेस की। अब मेम्ब्रेन की थिकनेस में आपको एक बात ध्यान से समझनी होगी, 3 मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू एक्सचेंज होना है। अब वो तीनों मेम्ब्रेन कौन कौन सी होने वाली हैं, उस बात को भी ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक्सचेंज करने के लिए सबसे पहली जो मेम्ब्रेन होने वाली है, जो सबसे पहली मेम्ब्रेन होने वाली है वो है इस एल्वियोलस की एपिथीलियम। फिर दूसरी मेम्ब्रेन जो होने वाली है वो है इनके बीच में बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन, वो है इनके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन। और तीसरी मेम्ब्रेन है किसी भी ब्लड कैपिलरी की एंडोथीलियम, एंडोथीलियम लेयर ऑफ ब्लड कैपिलरी। तो यहां पे ये 3 मेम्ब्रेन्स हैं जिसको क्रॉस करेगी कोई भी गैस ताकि इनका डिफ्यूजन हो सके। क्या क्या नाम बताया मैंने? सबसे पहली जो मेम्ब्रेन बताई वो थी एपिथीलियम, एपिथीलियम ऑफ एल्वेली। दूसरी यहां पे कौन सी थी? दूसरी थी यहां पे जिसे कहा मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और तीसरी जो मेम्ब्रेन है यहां पे उसे कहते हैं बेटा एंडोथीलियम, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी की एंडोथीलियम। और इन तीनों ही मेम्ब्रेन की अगर आप थिकनेस ले लेंगे तो ये बहुत कम हो जाती है, लेस देन 1 माइक्रोमीटर, मतलब 0.5 माइक्रोमीटर इनकी थिकनेस है। तो इतनी थिकनेस के थ्रू गैसेस इजीली डिफ्यूज होके एक्सचेंज कर सकती हैं। ठीक है, तो ये तीसरा फैक्टर था हमारा थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। और चौथा फैक्टर होता है यहाँ पे, चौथा फैक्टर बेटा यहाँ पे होता है जिसे हम कहते हैं आपका सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो अगर आप एक बात समझेंगे, ह्यूमन अपनी स्किन के थ्रू गैसियस एक्सचेंज करना चाहता, अगर ह्यूमंस में एल्वियोलाई या लंग्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज ना होकर स्किन के थ्रू हो रहा होता, तो बेटा स्किन केवल 1.6 मीटर स्क्वायर एरिया ही प्रोवाइड करवा पाती गैसियस एक्सचेंज के लिए। लेकिन अगर यहीं पे आपकी जो एल्वियोली है अगर वो गैसियस एक्सचेंज करवा रही हैं तो ये हमें बहुत बड़ा सरफेस एरिया, मतलब कितना 100 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रही है। तो आप एक बात बताइए, इतने सरफेस एरिया में ज्यादा गैसेस एक्सचेंज हो पाएगा एफिशिएंटली या इतने सरफेस एरिया में हो पाएगा? तो ऑब्वियसली बात है कि ऐसे इतने बड़े सरफेस एरिया में ज्यादा गैसेस एक्सचेंज यहाँ पे हो पाएगा। ठीक है, और इतना बड़ा सरफेस एरिया ये एल्वियोलाई हमें प्रोवाइड करती है कि अगर आप इसे कंपेयर करें तो ये एरिया एक टेनिस कोर्ट के बराबर होता है, ये एरिया टेनिस कोर्ट के बराबर होता है। तो इतने बड़े एरिया से ज्यादा एफिशिएंटली हम गैसेस एक्सचेंज करवा पाएंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है तीसरा, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन में 3 लेयर आपके सामने दिख रही होंगी। वो तीनों लेयर कौन कौन सी है? स्क्वायमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर। तो ये रही स्क्वायमस एपिथेलियम, ये रही बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये रही एंडोथेलियम किसी भी ब्लड कैपिलरी की। और इन तीनों की ही कंबाइंड थिकनेस हम लोग कितनी बोलते हैं? तो इनकी कंबाइंड थिकनेस होती है बेटा 0.5 माइक्रोमीटर, जिसकी वजह से इजीली गैसियस एक्सचेंज हो पाएगा। और चौथा फैक्टर है यहाँ पे कौन सा बेटा? सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। और तो हमारा जो एल्वियोलाई है, हमारे लंग्स में मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई हैं, जिनकी वजह से बहुत लार्ज सरफेस एरिया मिलता है ताकि गैसेस एक्सचेंज ज्यादा एफिशिएंटली हो पाए। तो जो एल्वियोलाई है ये क्या कर रही हैं? इंक्रीज कर रही हैं सरफेस एरिया को लंग्स के, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा गैसेस एक्सचेंज हमारे अंदर होगा।